हमारे जॉब पे या फिर काम पे एक भयानक दिन बीतने के बाद हम में से लगभग सभी लोगों ने रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोच रखा है। एक आम आदमी रिटायरमेंट के बाद के जो सपने देखता है उनमें अपने लव्ड वंस की कंपनी में हॉबीज और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते हुए एक मजे से भरी जिंदगी जीना शामिल होता है। लेकिन आपकी लाइफ को रिटायरमेंट के बाद एक एक्सटेंडेड हॉलिडे की तरह देखने के लिए एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि होता है एक सॉलिड रिटायरमेंट प्लान। इससे पहले कि आप इसके बारे में सोचें और अपने करियर को गुड बाय कहें, यह समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके पास इस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज हैं भी। अपने कंफर्ट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से दूर जाना टफ हो सकता है और रिटायरमेंट के बाद खुद को सस्टेन करने के लिए आपको अपनी रिसोर्सेज के साथ स्मार्ट होना चाहिए। इसमें जब आप एम्प्लॉयड हैं तब से आपके असेट्स को सही जगह इन्वेस्ट करना और एक इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढना जो आपके टेस्ट और स्पेंडिंग हैबिट्स को सूट करता हो, ये शामिल होता है। आज जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो बहुत सी चॉइसेस में से एक को चुनना टफ हो जाता है। आपके रिस्क टॉलरेंस, इनकम लेवल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बेसिस पर कई ऑप्शंस हैं। जहां आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारी चॉइसेस हैं, वहीं कुछ ऑप्शंस टाइम के साथ इन्वेस्टर्स के फेवरेट बन गए हैं। इस वीडियो में हम ऐसे दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, एनपीएस दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम और म्यूचुअल फंड्स। हाय, मेरा नाम अग्रिका खत्री है और इस वीडियो में हम एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे ताकि आपको ये समझने में मदद मिल सके कि आपके लिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रो में हम आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो आपको जानने की जरूरत है। तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप किसी भी एक्साइटिंग अपडेट्स और वीडियोस को मिस नहीं करें। इसके अलावा अब आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन रीजनल लैंग्वेजेस में भी पा सकते हैं। जी हाँ, ग्रो कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, तमिल अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है। जनवरी 2004 में शुरू की गई एनपीएस पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। हालांकि 5 साल के बाद 2009 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। एनपीएस कैसे काम करती है, समझते हैं। तो एनपीएस में आपके इन्वेस्टमेंट्स को पेंशन फंड में जमा किया जाता है और इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस के अनुसार डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेटेड फंड मैनेजर्स द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स और शेयर्स शामिल होते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न्स के बेसिस पर टाइम के साथ बढ़ता है और जमा होता है। रिटायरमेंट पर जमा किए गए अमाउंट का 60% लमसम के रूप में निकाला जा सकता है। बचे हुए 40% का यूज लाइफ इंश्योरर से लाइफ एन्युटी प्लान खरीदने के लिए किया जाता है। ये बदले में आपकी बची हुई लाइफ भर के लिए रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है। एनपीएस ने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है, इस पर एक नजर डालते हैं। नाउ, एन्युटी प्लान क्या होता है? तो एन्युटीज इंश्योरर और इन्वेस्टर के बीच लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स होते हैं। इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस कंपनी को लमसम या एक सीरीज ऑफ पेमेंट करता है, जिसके बदले उसे टाइम पर पीरियोडिक डिसबर्समेंट्स या इनकम मिलती है, या तो तुरंत या फ्यूचर में। भले ही एक एन्युटी आपको एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए तैयारी करने में मदद करती है, याद रखें कि क्योंकि एन्युटीज एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए एन्युटी पे आउट्स टैक्सेबल होते हैं। सो बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और रिस्क की। सो एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए एनपीएस स्कीम से जुड़े कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स नहीं है। एनपीएस रिटर्न्स 9 से 12% पर एनम की रेंज में आते हैं। इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्टमेंट टेन्योर के दौरान किसी भी टाइम अपने स्कीम प्रेफरेंस और फंड मैनेजर्स को बदलने की फ्रीडम होती है, लेकिन याद रखें इन चेंजेस को सभी मौजूदा रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना चाहिए। तो क्या एनपीएस रिस्की है? एनपीएस इन्वेस्टर्स इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एक मिक्स में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स का बेनिफिट पा सकते हैं। रिटर्न पूरी तरीके से मार्केट ड्रिवन होते हैं और आपके फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस और आपके द्वारा चुने गए असेट मिक्स पर डिपेंड करते हैं। एनपीएस कौन ज्वाइन कर सकता है? तो एनपीएस से जुड़ना बेहद आसान है। आपको बस केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना होगा।
अब 60 से 70 साल के एज का कोई भी इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट भी एनपीएस को ज्वाइन कर सकता है। एनपीएस टीयर 1 और एनपीएस टीयर 2 को समझते हैं। एनपीएस अकाउंट्स को ब्रॉडली इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि है एनपीएस टीयर 1 और एनपीएस टीयर 2। एनपीएस टीयर 1 एक मैंडेटरी अकाउंट होता है। इसका मतलब ये है कि टीयर 1 अकाउंट में जाने वाले पैसों को केवल एनपीएस द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए रूल्स के बेसिस पर निकाला जा सकता है। ये एक्चुअली एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट शुरू करने के लिए आपको कम से कम 500 रुपए का इनिशियल कंट्रीब्यूशन करना ही होगा। टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में किए जा सकने वाले कंट्रीब्यूशन अमाउंट की कोई भी अपर लिमिट नहीं है। एनपीएस अकाउंट शुरू करने पर आपको एक यूनिक आईडी दी जाती है, जिसे परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर या फिर प्रान के रूप में जाना जाता है। टीयर 1 एनपीएस अकाउंट के रूल्स के बेसिस पर इन्वेस्ट किए गए पैसे इन्वेस्टर के 60 इयर्स के होने तक लॉक रहते हैं। इसके बाद जैसे कि हमने पहले बताया है, इन्वेस्टर 60% लमसम अमाउंट निकाल सकता है। ये अमाउंट टैक्स फ्री होता है। जो 40% बचता है वो एक एन्युटी प्लान खरीदने की ओर जाता है। एनपीएस टीयर 1 के अंडर आप इनकम टैक्स एक्ट के वेरियस सेक्शंस के अंडर अवेलेबल टैक्स डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस में दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट्स को केवल टीयर 1 अकाउंट में किए गए इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्लेम किया जा सकता है। नाउ एनपीएस टीयर 2 अकाउंट रखने के लिए आपके पास टीयर 1 अकाउंट होना चाहिए। टीयर 1 अकाउंट के ऑपोजिट टीयर 2 अकाउंट ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। वो और ज्यादा विड्रॉल ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और बहुत से कॉम्प्रहेंसिव एग्जिट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ मिनिमम कंट्रीब्यूशन ₹1000 होता है। टीयर 1 के ऑपोजिट टीयर 2 में जाने वाले पैसे टैक्स बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते। दूसरे शब्दों में टीयर 2 अकाउंट को टीयर 1 एनपीएस अकाउंट पर टॉप अप के रूप में देखा जा सकता है। सो एनपीएस के अंडर इन्वेस्टमेंट्स की चॉइसेस क्या क्या हैं? एनपीएस सब्सक्राइबर्स के पास रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए 4 असेट क्लासेस तक एक्सेस होता है। ये हैं इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन चॉइसेस का यूज एनपीएस फंड्स को मैनेज करने के लिए अलाउ किए गए 7 पेंशन फंड मैनेजर्स द्वारा किया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं वेरियस एसेट क्लासेस ऑफर्ड बाय पेंशन फंड मैनेजर्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सो बात करें इक्विटी की, तो ये स्कीम प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करती है इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। बात करें कॉर्पोरेट डेट के, तो ये स्कीम इन्वेस्ट करती है इन बॉन्ड्स इशूड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज, इन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि पीएफआईस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। बात करें नेक्स्ट एसेट क्लास की, जो कि है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये स्कीम्स इन्वेस्ट करती हैं इन सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और फाइनली बात करें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की, तो इन दिस एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सीएमबीएस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि आरईआईटीज, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी कि एआईएफ्स एटसेट्रा में। बात करते हैं ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस की। सो एनपीएस के साथ आपके पास ये चुनने का ऑप्शन भी होता है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको 2 ऑप्शंस प्रेजेंट किए जाते हैं, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस की बात करते हैं। इस ऑप्शन के अंडर आप उस रेशियो को चुनते हैं जिसमें आपके कंट्रीब्यूशन को वेरियस एसेट क्लासेस के बीच इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी आपको अपने एसेट एलोकेशन में अपना प्रेफरेंस देने का ऑप्शन मिलता है। हालांकि इस ऑप्शन के अंदर भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इक्विटी के लिए मैक्सिमम परमिटेड एलोकेशन 75% तक रेस्ट्रिक्टेड है। ऑटो चॉइस की बात करते हैं। सो इस ऑप्शन के अंडर आपको कोई भी एसेट एलोकेशन डिसीजन खुद से नहीं लेने होते हैं। चुने गए लाइफ साइकिल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। आप 3 लाइफ साइकिल फंड्स यानी कि एलसी से चुन सकते हैं। मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, सो ये डिफॉल्ट ऑप्शन होता है जो इक्विटी एक्सपोजर को मैक्सिमम 50% तक लिमिट करता है। सेकंड, कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन 25% होता है। थर्ड, एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, इस ऑप्शन में मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन दोस्तों 75% तक जा सकता है। नाउ म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? सो अब जब आप एनपीएस के बारे में काफी कुछ जान चुके हो, तो आइए नेक्स्ट कैटेगरी की ओर चलते हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड्स।
सो म्यूचुअल फंड सरल शब्दों में कहें तो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड को कहा जाता है जो कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स वाले कई इन्वेस्टर्स द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों को कलेक्ट करता है। इस पैसे को फिर फंड के ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर डिफरेंट सिक्योरिटीज जैसे कि इक्विटीज, बॉन्ड्स, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट किया जाता है। हर इन्वेस्टर यूनिट्स ओन करता है जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स के एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट से जनरेटेड इनकम या फिर गेन्स में से कुछ एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद बाय कैलकुलेटिंग स्कीम्स नेट असेट वैल्यू और एनएवी इन्वेस्टर्स के बीच प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब म्यूचुअल फंड के टाइप्स को समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लिस्ट में सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड है जहां शेयर्स यानी कि इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए कम से कम 65% एसेट्स को इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। नाउ डेट म्यूचुअल फंड्स कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा जैसे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड से जुड़ा रिस्क बोरोअर के नेचर के साथ साथ डेट की ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है। देन है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इसमें एसेट क्लासेस का एक मिक्स शामिल होता है। स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर एसेट क्लासेस डेट, इक्विटी या अदर्स जैसे कि गोल्ड हो सकते हैं। एसेट का मिक्स इन्वेस्टमेंट के डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क को कम करने में मदद करता है। नाउ एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। ऑलराइट, सो एनपीएस में लॉक इन पीरियड रिटायरमेंट तक रहता है, वहीं ईएलएसएस फंड्स और क्लोज्ड एंडेड फंड्स में लॉक इन पीरियड होता है। बात करते हैं एनपीएस की, तो जब प्रपोर्शंस मार्केट से लिंक इंस्ट्रूमेंट्स की ओर डायरेक्ट किए जाते हैं तो रिस्क ज्यादा होता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें शामिल रिस्क फंड के टाइप पर डिपेंड करता है। एनपीएस बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, म्यूचुअल फंड ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। एनपीएस मॉडरेट से हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड्स के टाइप पर डिपेंड करती है। एनपीएस ज्यादा रिजिड विड्रॉल पॉलिसीज के साथ आते हैं, वहीं बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो रिडेम्पशन के लिए ये फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम्स देते हैं। तो दोस्तों, अब जब आप एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स को समझ चुके हो तो आइए उनके बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट ऑफ एनपीएस की। तो एनपीएस की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट इसके टैक्स बेनिफिट्स को दिया जा सकता है। एनपीएस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD 1B के अंडर एनपीएस टियर 1 अकाउंट में 50,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट्स के लिए एडिशनल डिडक्शन ऑफर करता है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंडर अवेलेबल 1.5 लाख रुपीस पर एनम के डिडक्शन के अलावा दिया जाता है। यदि एम्प्लॉयर द्वारा आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया गया है तो भी टैक्स बेनिफिट्स क्लेम किए जा सकते हैं। ये टैक्स एग्जेम्पशन 80 CCD 2 के अंडर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के 10% तक अवेलेबल होता है। ये डिडक्शन केवल एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल होता है और इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अब म्यूचुअल फंड्स के टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं। सो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जो सेक्शन 80C के अंडर हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपीस तक के डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। यह ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि ईएलएसएस अकेली एक ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं। टैक्स सेविंग के साथ कई फाइनेंशियल गोल्स के लिए सूटेबल डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एनपीएस केवल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए सूटेबल होता है, हालांकि आप अपनी रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर एसेट क्लासेस चुन सकते हैं। टैक्स सेविंग्स की बात आती है तो एनपीएस सबसे अलग है, जबकि म्यूचुअल फंड्स डाइवर्स फाइनेंशियल गोल्स के लिए सूटेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ हमारे प्यारे व्यूअर्स, यदि आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन ठीक नीचे है। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत जल्द आपसे एक और एंटरटेनिंग और एजुकेशनल वीडियो के साथ मिलेंगे। सो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.